नमस्कार एवरीवन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये अपना चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हमने आज लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया था कि ये स्कोर्स वाला ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था, जिसके अंदर आप अपना कंप्लेंट्स वगैरह सीबी को लिखा सकते हो। आज की क्लास में अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी, एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स है इसे, या फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका बाइंग एंड सेलिंग जनरली होता है, राइट। उनको डिस्कस करते हैं। कुछ इसमें आपने सुनेंगे, कुछ आपने जो होंगे फर्स्ट टाइम सुनने वाले होंगे, राइट। तो चलो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट बोलो इंस्ट्रूमेंट बोलो, सेम ही चीज है। दूसरा, इसको ब्रॉडली आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स दो कैटेगरी में अंदर डिवाइड कर सकते हो। क्या? शेयर्स एंड बॉन्ड। बॉन्ड्स को हमने बोला था डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स को आप चाहो तो डिबेंचर्स भी बोल लो, कोई सेम ही चीज है, बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर। पहले शेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अपना फर्स्ट रहेगा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या रहेंगे? नॉर्मल शेयर्स रहते हैं, उनको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, राइट। यदि आप आज शेयर मार्केट में जाके रिलायंस का शेयर खरीदते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, इनका कोई शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो ये कौन से शेयर्स का हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं? ये हम नॉर्मल इक्विटी शेयर इनका बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, राइट। ये क्या होता है? कॉमन रेफरेंस, इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स बोल लो या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स बोल लो, ये एक ही मतलब होता है। ये जनरली क्या शेयर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कंपनी के अंदर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कंपनी का ओनरशिप तुमको खरीदना है तो उसको तुम कैसे खरीदते हो? उस कंपनी के शेयर्स परचेज करके। इसके लिए यहाँ पे बोला, ये जो शेयर्स है रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस वेंचर। बिजनेस के ओनरशिप को ये रिप्रेजेंट करते हैं कौन? शेयर्स। देन ये चीज तो तुमको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। राइट इश्यू बोल लो या फिर राइट शेयर्स बोल लो, ये क्या होता है जरा समझो जरा। ये ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस हो चुका अपना, बट स्टिल एक बार वापस देखते हैं। जब कंपनी अपने नए शेयर्स लेके आती है, एंड वो नए शेयर्स पहले हम किसको ऑफर कर रहे हैं? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट शेयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट शेयर या फिर राइट इशू बोलते हैं। ये अब नए शेयर्स हम पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्यों ऑफर करते हैं? ताकि उनका ओनरशिप कम नहीं हो। इनको हम पहले मौका देना चाहते हैं अपनी कंपनी के अंदर नए शेयर्स परचेज करने का, राइट। और इसके अंदर एक और चीज क्या था? राइट शेयर हमेशा क्या एक रेशियो में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास अभी कितने एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर लेट्स से 2 लाख शेयर्स अभी अपनी कंपनी में ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, और हम क्या चाह रहे हैं? 1 लाख नए शेयर्स और इशू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तुम रेशियो देखोगे क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी 2:1 का रेशियो, राइट। लेट्स से कि यहाँ पे अभी अपनी कंपनी में एग्जिस्टिंग 2 लाख की जगह 3 लाख का शेयर्स होते हैं और 1 लाख नया लेके आते करके, तो वहां पे रेशियो क्या बनता? 3:1 का रेशियो बनता। ऐसे यहाँ पे एग्जिस्टिंग मान लो 1 लाख होते और नए 1 लाख लेके आते तो 1:1 का रेशियो रहता। ये रेशियो क्या बताता है? कि सपोज करो कि ये वाला रेशियो है अभी 3:1 वाला रेशियो है, तो इसका क्या मतलब है? सपोज करो आपके पास 300 शेयर है इस कंपनी के, तो उसके बदले में आपको कितने राइट शेयर्स मिलेंगे? 100 राइट शेयर्स मिलेंगे। क्यों? बिकॉज रेशियो इज 3:1। 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स मिलेगा। ये रेशियो बताता है, राइट। The issue of new securities to the existing shareholders at a ratio those already held at a price for example 2:3, ये रेशियो बताया गया, राइट। इसका मतलब क्या है? 2 शेयर्स मिलेंगे यदि आपके पास 3 शेयर्स है तो, राइट। 3 शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स मिलेंगे। टोटल यदि आपके पास 300 शेयर्स है तो कितने मिलेंगे? 200 शेयर्स मिलेंगे। द राइट इश्यू एट अ प्राइस ऑफ 125, एग्जाम्पल के लिए राइट इश्यू का भी एक अपना प्राइस रहेगा। Would entitle shareholder to receive 2 shares for every 3 shares held at a price of 125 रुपए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी इशू हो रहा है किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू सिक्योरिटी इशू हो रहा है एट अ फिक्स्ड रेशियो। रेशियो क्या कुछ भी हो सकता है, 2:3, 1:1, 1:2, कुछ भी रेशियो हो सकता है, राइट। ये होता है राइट इशू, अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स करके। बोनस शेयर्स क्या होता है? जहां पे कंपनी आपको अपने नए शेयर्स देती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी क्या करिए? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर्स दे रही है। शेयर्स इशूड बाय कंपनी इज टू द शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर हैज, राइट। अगेन इसके अंदर भी रेशियो होता है, लेट्स से 2:1 का रेशियो है। इसका मतलब क्या है? यदि आपके पास 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो उसके बदले में आपको एक नया शेयर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि क्या है? बोनस शेयर्स के केस में। बोनस शेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि यहाँ पे शेयर्स मिलता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट थोड़ा लॉजिक के पीछे जाते हैं। कोई कंपनी आपको फ्री में शेयर्स क्यों देगी? तुमको समझा? कोई कंपनी शेयर फ्री में शेयर्स आपको क्यों देगी? उसमें कंपनी को क्या बेनिफिट है? एंड क्या ये जो फ्री में आपको शेयर्स मिल रहे हैं इसमें वाकई में आपको भी बेनिफिट है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन, राइट। अभी समझो जरा करके। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना कंपनी को। कोई कंपनी को छोटा सा बेनिफिट होता है, बट कोई मेजर बेनिफिट ना कंपनी को है और ना ही आपको कोई बेनिफिट है, राइट। बट स्टिल ये लोग करते क्यों है? उसका एक रीजन जो कि लॉजिकल है वो देख लेते हैं करके। क्या होता है?
लेट्स से इधर आते हैं, राइट। कंपनी के पास अभी टोटल कितने शेयर्स है, लेट्स से 1 लाख शेयर्स है। टोटल कितने शेयर्स है, 1 लाख का शेयर्स है कंपनी अभी अभी कितने टोटल 1 लाख शेयर्स है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने 1 लाख ना। और एक शेयर का प्राइस क्या है, लेट्स से कि एक शेयर का प्राइस रखते हैं 20,000 रुपीज। एक शेयर का प्राइस कितना है 20,000 रुपीज। कंपनी के पास टोटल कितने नए अभी शेयर है 1 लाख, और एक शेयर का प्राइस कितना है 20,000 रुपीज, राइट। इस तरह से टोटल अपना कंपनी का वैल्यू देगा तो कितना आता है 5 और 8 9, ठीक है, दो दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 200 करोड़ होता है, आई थिंक सो 200 करोड़ होगा, ठीक है, एज्यूम कर 200 करोड़ करके, राइट। तो अभी देखो कंपनी का वैल्यू कितना आ गया 200 करोड़ रुपए आ गया। कंपनी के 1 लाख शेयर से एक शेयर का प्राइस कितना है 20,000 रुपीज, टोटल वैल्यू हो गया कितना इसका 2 करोड़ रुपीज। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस सिचुएशन के अंदर, कंपनी को लगता है उनके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है, कंपनी को लगता है उनके शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है। इससे प्रॉब्लम क्या है कंपनी को, जो छोटे इन्वेस्टर है वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद नहीं पा रहे। कोई जो इन्वेस्टर स्टार्ट ही कर रहा है अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, जिसके पास 2,000 रुपए 5,000 रुपए अपने अकाउंट में, वो क्या कर पा रहा है, इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पा रहा है। यदि ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर यदि अपनी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपनी कंपनी के अंदर शेयर्स का क्या बोलते हैं लिक्विडिटी अफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अपनी कंपनी के शेयर्स में नहीं रहते, राइट। उन लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसको पार्टिसिपेट कर सके। किस तरीके से बढ़ाती है देखो, तो अभी कंपनी 1 लाख शेयर से कंपनी स्कीम क्या लेके आती है, कंपनी बोलती है कि हम क्या करने वाले हैं, एक शेयर के बदले में 4 शेयर्स देंगे। क्या बोला तुमको, समझा स्कीम, समझा कितना भारी स्कीम है। एक शेयर्स के बदले में क्या देंगे तुमको, 4 शेयर्स देंगे, राइट। मतलब कि 1 लाख शेयर्स के इसके बदले में कितने 4 लाख नए शेयर्स होंगे। ये क्या हो गया 4 लाख न्यू शेयर्स हो गए। रेशियो हमने क्या रखा करके 1:4 का, मतलब कि एक शेयर के बदले में 4 शेयर्स दे रहे हैं, कितना जबरदस्त स्कीम रखा हमने करके। तो ऐसे करके अपने टोटल कितने हो गए टोटल 5 लाख शेयर्स हो गए। नाउ इस पॉइंट पे जस्ट बिकॉज मैंने क्या किया नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए, एक्चुअल में कोई कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए। उस केस में होगा क्या, मेरा जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाएगा, मेरा शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रेशियो क्या 1:4, तो अभी मेरे एक शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा टोटल आई थिंक 5,000 रुपीज हो जाएगा, राइट। एंड टोटल इसको तुम इंटू कर दो तो अभी भी क्या रहेगा 200 करोड़ रुपए ही रहेगा। दैट इज द पॉइंट, राइट। बोनस शेयर्स अभी तुमको समझा क्यों हम फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने शेयर का प्राइस थोड़ा क्या हो जाए कम हो जाए। शेयर का प्राइस हमको क्यों कम चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो लोग भी अपने बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बस ये एक तरीका है कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग बोनस शेयर्स इशू करते हैं, और इसमें कोई मेजर रीजन नहीं होता। नाउ शेयर की प्राइस कम करने के वजह से दो तरीके होते हैं, पहला तो बोनस शेयर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक और होता है स्टॉक स्प्लिट करके, जो आगे चल के मैं बताऊंगा, राइट। तो ये दो तरीके होते हैं शेयर की प्राइस कम करना। कम क्यों करते हैं, वो रीजन इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग इसके अंदर और भी जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो भी अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये रीजन है और कुछ नहीं। थोड़ा देखो वैसे तो बुक में 1-2 लाइन की है, स्टिल मैंने थोड़ा तो उनको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया, तो उनको पता होना चाहिए क्यों कंपनी ऐसा बोनस शेयर इशू करता है, एंड क्या इससे वाकई में कंपनी को या फिर इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट होता है क्या। तो इसका रीजन क्या इसका आंसर क्या है, नहीं, कोई ऐसा मेजर बेनिफिट नहीं होता। बस कंपनी के लिए एक बेनिफिट है, प्राइस कम हो जाता है तो और इन्वेस्टर लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है ये जरा समझना करके देखो, ये भी है क्या शेयर्स है। ये हमने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स पढ़े हमने, और यहाँ भी क्या पढ़े प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है। दोनों शेयर्स है, बट यहाँ पे ये कौन शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, नाम से ही पता चलता है इनको कुछ ना कुछ हम प्रेफरेंस देंगे, इनको हम कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। क्या वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, दो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पहला वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि जब कंपनी का प्रॉफिट होता है और उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा हम क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी के प्रॉफिट के हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करना उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। नाउ डिविडेंड किसको मिलता है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स है, राइट। तो अभी जिन लोगों के पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। पहले किसको डिविडेंड दिया जाएगा, जिन लोगों के पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, और उसके बाद में यदि कुछ डिविडेंड बचता है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड देते हैं, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में पहला प्रेफरेंस तो क्या मिला, डिविडेंड आपको पहले दिया जाएगा, उसके बाद में यदि कुछ पैसा बचता है, उसके बाद में यदि कुछ प्रॉफिट बचता है, तो फिर हम इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड देंगे। यहाँ पे एक और स्पेशल फीचर क्या होता है,
यहाँ पे डिविडेंड कितना मिलेगा उसका हो सकता है अमाउंट फिक्स हो या फिर रेट फिक्स हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स कर दे कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड मिलेगा। 10% डिविडेंड मिलने का मतलब क्या है, लेट्स से कि एक शेयर उसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। 10 रुपए क्या है फेस वैल्यू उस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, और हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं 10% दे रहे हैं, मतलब कि उसको 1 रुपया पर शेयर क्या मिलेगा डिविडेंड मिलेगा। इस तरीके से हम फिक्स कर देते हैं, राइट। अमाउंट वाइज भी फिक्स हो सकता है कि उसको पर शेयर हम 2 रुपए डिविडेंड देंगे। ये प्रेफरेंस शेयर का पहला एडवांटेज है कि क्या यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट फिक्स्ड रहता है, एंड डिविडेंड इनको पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद में यदि कुछ पैसा बचता है, उसके बाद में यदि कुछ प्रॉफिट बचता है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं। देखो यहाँ पे ओनर्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड डिविडेंड और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। या तो क्या फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 2 रुपए पर शेयर, इस तरीके से फिक्स कर देंगे, या फिर फिक्स्ड रेट 10% डिविडेंड मिलेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। टू बी पेड रेगुलरली बिफोर डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स को तुम डिविडेंड दो उससे पहले तुम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हो, और यहाँ पे अमाउंट या फिर इंटरेस्ट का डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है। दैट इज फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, सेकंड प्रेफरेंस जो इन शेयर्स को मिलता है वो क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी बंद होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स, सॉरी अपनी कंपनी के जितने भी एसेट्स वगैरह इन सबको बेचते हैं, और इनको बेच बुझा के जो भी अपने को पैसे मिलते हैं उनका हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पैसे हम यूज करते हैं अपने कोई क्रेडिटर्स है जिनसे हमने लोन ले रखा है उनको पहले चुकाते हैं। एक बार हमने इनको पैसे चुका दिए, फिर हम पैसा किसको देंगे, जो इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको हम पैसा देते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले ना इनको हम पैसा चुकाएंगे। उसके बाद में यदि कुछ पैसा बचता है तो एट लास्ट हम पैसा किसको देंगे, इक्विटी शेयर्स को देंगे करके। जिनके पास इक्विटी शेयर्स है उनको देंगे। प्रेफरेंस तुमको समझा, जब कंपनी बंद होएगा तो जो भी अपने को एसेट्स वगैरह बेच के पैसा आएगा, सबसे पहले हम पैसा किसको देंगे, जो अपने फर्स्ट सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा, जो अपने क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम सामान उधार लेके आते हैं, जो अपने लोन हमने ले रखा है तो जिससे भी लोन ले रखा है पहले उसको चुकाएंगे करके, राइट। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई बकाया सैलरी है करके, राइट। तो वो है ऐसा कुछ, अपने एम्प्लॉयज का कुछ सैलरी बाकी है तो उनको पहले चुकाएंगे, पहले इन लोगों को सेटल करते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, प्रेफरेंस, प्रीफरेंस, ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिनके पास में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसके बाद में हम पैसा देते हैं। इनको पैसे दे दिए तो सबसे लास्ट में हम पैसा किसको देते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, किनको, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हम लास्ट में पैसे देते हैं। ये हायरार्की रहती है। तो इनको यहाँ पे प्रेफरेंस क्या मिल रहा है, जब कंपनी बंद होगी तो इनको पहले पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा मिलेगा। डन। यहाँ देख लो सेकंड चीज, they also enjoy priority over the equity shareholder in payment of surplus, payment of surplus in the event of जब बिजनेस बंद होता है, जब बिजनेस बंद होता है सब बेच बुचा के जो अपने को पैसा मिलता है उसको यहाँ पे ये सरप्लस बोल रहे हैं। तो जो सरप्लस का जो पेमेंट करेंगे, जो सरप्लस बांटेंगे उसके अंदर इनको पहले पैसा दिया जाएगा, कम बिफोर इक्विटी शेयर्स को पैसा देने से पहले इनको मिलेगा। बट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब जब बिजनेस बंद करते हो सब कुछ बेचते हो उसको बोलते हैं इवेंट ऑफ लिक्विडेशन करके, राइट। Their claims rank below the claims of company's creditors, bond holder, debenture holder। जो कंपनी के क्रेडिटर्स है या फिर कंपनी के जो बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर है, ये कौन होते हैं, जिनसे हम लोन लेते हैं करके, राइट। इनको सबसे पहले सेटल करेंगे, उसके बाद में हम किसको सेटल करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल करके उसके बाद में हम किसको सेटल करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेटल करते हैं। ये इस तरीके से हायरार्की काम करता है। अंडरस्टूड। अब तुम बोलोगे कि यार प्रेफरेंस शेयर्स में तुमको इतना ही प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो हर कोई तो प्रेफरेंस शेयर लेना चाहेगा, फिर इक्विटी शेयर्स लेगा ही क्यों करके। तो यहाँ पे एक चीज है जो तुमको नहीं मिलता है, जो कि तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है, वोटिंग का राइट नहीं मिलता। जब तुम क्या करते हो, इक्विटी शेयर्स लेते हो तो हर शेयर पे जनरली तुमको एक वोट मिलता है, हर शेयर के ऊपर क्या मिलता है, एक वोट मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है, तुमको वो वोटिंग का राइट नहीं मिलता, वोट्स नहीं मिलते, बल्कि ये कुछ प्रेफरेंसेस मिलते हैं करके। वोटिंग का राइट किसके लिए जरूरी है, जो कंपनी के अंदर ओनरशिप चाहता है, जो कंपनी के अंदर चाहता है कि डिसीजंस के अंदर मेरा कहा माना जाए, जो चाहता है कि कंपनी में जो डिसीजन लिए मेरे अकॉर्डिंग लिए जाए, तो वहां पे तुम्हारे पास वोट्स होना जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन कंपनी में वोटिंग से लिए जाते हैं। तो तुम्हारे पास इक्विटी शेयर है तो तुम्हारे पास वोट्स आता है, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में तुमको वो वोट्स नहीं मिलते। ये एक ड्रॉबैक रहता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में। एंड देन थोड़ा रियलिटी बताओ तो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर्स नहीं के बराबर देखने को मिलती है। हार्डली कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, ज्यादातर सारी कंपनीज क्या करती है, इक्विटी शेयर ही इश्यू करती है। दैट इज वन थिंग, राइट। बट अपनी बुक में है तो हमने पढ़ा। फिर क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होता है जरा समझना करके देखो। कोई भी टाइप का शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इक्विटी शेयर हो,
इनको इनके पास राइट क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसमें से यदि कंपनी डिविडेंड दे रही है तो इनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। यदि कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो हम डिविडेंड भी नहीं दे पाएंगे, डिविडेंड नहीं देंगे तो इनको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। बट अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में तुम्हारा क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो कोई डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स सी बात, लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलता, जब प्रॉफिट होता है तो ही डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब ही होता है प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या डिविडेंड, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी मान लो कि लॉस हुआ, ठीक है, तो भी कोई डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर के अंदर अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस केस में डिविडेंड मिलेगा क्या, यस मिलेगा। सपोज करो कि जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलना था 10 रुपए, मिला क्या, नहीं मिला। सेकंड ईयर में डिविडेंड मिलना था 10 रुपए, मिला क्या, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ अपने को, तो इनको डिविडेंड नहीं मिला। थर्ड ईयर के अंदर अभी अगेन इनको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, 10 रुपए मिलना चाहिए पर शेयर, तो इस साल मिलेगा क्या, यस मिलेगा। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज, जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है उसके केस में तो इसको क्या होगा, थर्ड ईयर में 10 रुपए मिलेगा, काम खत्म। बट यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा, इसको इस साल का 10 रुपए तो मिलेगा, बट जो पिछले साल का जो इसको डिविडेंड नहीं मिला ना, वो भी इस साल मिलेगा। जिस ईयर में प्रॉफिट होगा उसमें क्या होगा, इस साल का डिविडेंड तो मिलेगा, प्लस पिछले 2 सालों में, फिर जितने सालों में भी तुमको डिविडेंड नहीं मिला था, वो भी तुमको क्या होगा, इस साल मिलेगा। तो थर्ड ईयर के अंदर उसको टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा, 30 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। यदि कौन सा शेयर है अपने पास में, यदि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर तो सिर्फ 10 रुपए मिलेगा, जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा। बट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो पिछले टाइम का जो आपको नहीं मिला वो भी अभी मिलेगा। क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब ही होता है इकट्ठा, इकट्ठा होता जाएगा। यदि आपको डिविडेंड नहीं मिलता तो इकट्ठा होता जाएगा। अभी देखो, अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन व्हिच डिविडेंड एक्यूमुलेट, डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। इफ रिमेन अनपेड ऑल एरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड हैव टू बी पेड आउट बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। यदि आप डिविडेंड नहीं मिलता तो क्या होगा, इकट्ठा होगा। एंड जो एरियर्स है, एरियर का मतलब जो बकाया है, जो भी डिविडेंड बकाया है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी बकाया है, वो आपको पहले पे करना होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हो। पहले क्या, बकाया डिविडेंड जो भी है पहले इनको पे करो, फिर यदि कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम डिविडेंड देते हो। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स करके देखो। अगेन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये तो सेम ही फीचर्स है जैसा इस पे हमने डिस्कस किया था। डिविडेंड नहीं मिलता था, वो इकट्ठा होता रहेगा, फिर जिस साल प्रॉफिट होएगा तो उसमें पुराना वाला और उस साल वाला प्रॉफिट दोनों उसमें से डिविडेंड आपको मिल जाएगा। डन। यहाँ पे एक वर्ड क्या है, कन्वर्टिबल। इस वर्ड का मतलब समझना, कन्वर्टिबल वर्ड जब कोई तुमको दिखे ना, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्टिबल वर्ड हो, हमेशा कन्वर्टिबल इसका मतलब रहेगा कि आगे चल के ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में। कन्वर्ट हमेशा किस में होगा, इक्विटी शेयर में। तो यहाँ पे भी यही चीज है करके, मान लो कि तुम्हारा यही वाला सिचुएशन लेते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया। प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया। एंड उस पर डिविडेंड कितना, 1, 2 और 3 साल का 30 रुपया, टोटल कितना हो गया, 130 रुपया हो गया, ठीक है। शेयर का प्राइस कितना है, प्रेफरेंस शेयर का 100 रुपया, और उस पर 2 साल का जो क्यूमुलेटिव अपना डिविडेंड है वो कितना है, 20 रुपया, प्लस करंट ईयर का डिविडेंड 10 रुपया। टोटल कितना, 130 रुपया आज के टाइम पे उसका टोटल है करके प्रेफरेंस शेयर का प्राइस। नाउ अभी कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स में। इसको हम कन्वर्ट क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर, मतलब कि 130 रुपए के उसको इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ये इसका मतलब है, राइट। देखो आफ्टर सम टाइम, राइट, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी हो ऐसा कर देंगे। A type of preference share where dividend payable on the same accumulates if not paid after a specified date, these shares will convert into equity capital of the company. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर देंगे, इनको हम इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इक्विटी शेयर्स के अंदर इनको कन्वर्ट कर देंगे। ये होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बोला जैसे जनरली कॉमन नहीं होता, हालांकि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये जनरली स्टार्टअप वगैरह में, प्राइवेट कंपनीज में, इनमें फिर भी कुछ कुछ कंपनीज में देखने को मिलता है। जो बड़ी कंपनीज है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उनमें तो फिर भी देखने को नहीं मिलता, बट छोटी छोटी कंपनीज में कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, आई होप तुमको इसके ऊपर क्लैरिटी रहेगा। आगे चलते हैं, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या रहता है, बॉन्ड सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, मैंने बोला बॉन्ड्स डिबेंचर्स सेम चीज रहता है, तो डिस्कस करते हैं। पहला बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स भी बोलो, इट इज रीड करने से पहले सिंपल इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड या फिर डिबेंचर में हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन कौन लेता है, कंपनी या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है यूजिंग बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर।
अब ये लोन जस्ट नॉर्मल लोन की तरह काम करता है। आपने लोन लिया, हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड जब लोन का टाइम खत्म होगा, जब वो लोन मेच्योर होएगा, तब आपको लोन का पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से बॉन्ड्स काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड क्या है? इट इज ए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इनडेटेडनेस। इनडेटेडनेस मतलब लोन को, लोन का ये एविडेंस होता है। क्या? लोन का ये एविडेंस होता है, करेक्ट। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट का मतलब क्या? नेगोशिएबल वर्ड का मतलब है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, राइट। तुमने किसी कंपनी को लोन दिया, उसके बदले में तुमको बॉन्ड्स या डिबेंचर्स मिलेगा, राइट। अब ये जो हमारे पास जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट्स है, तुम इनको ट्रांसफर कर सकते हो, तुम इनको बेच सकते हो किसी और को, करेक्ट। इसको, इसके लिए इसको बोलते हैं नेगोशिएबल सर्टिफिकेट। इट इज नॉर्मली अनसिक्योर्ड। ये लोन क्या होते हैं? यहाँ पे अनसिक्योर्ड होते हैं। देखो, बैंक से जाके तुम लोन लेते हो, लेट से घर बनाने के लिए लोन लेते हो, तो बैंक से लोन लेते हो तो वहां पे क्या, तुम्हारा घर गिरवी रखा होता है। कार लोन लेते हो तो वहां पे तुम्हारा कार गिरवी रखा था। गोल्ड लोन लेते हो तो क्या रहेगा, तुम्हारा गोल्ड या फिर सिल्वर वो गिरवी रखोगे, उसके बदले में लोन मिलेगा। बट यहाँ पे जो कंपनी हमसे लोन ले रही है, इसके बदले में हमको कोई चीज गिरवी दे रही है क्या? हमको कोई सिक्योरिटी दे रही है क्या? नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ये इनको क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, राइट। A debt security is generally issued by the company, municipality और the government agency। ये डेट सिक्योरिटी है, कौन सा? बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर। ये कौन इशू करता है? कंपनी, म्यूनिसिपैलिटी या फिर गवर्नमेंट इशू कर सकती है। म्यूनिसिपैलिटी कौन सा? हर सिटी में अपना एक म्यूनिसिपैलिटी होता है ना, वो लोग भी ये इशू कर सकते हैं। A bond investor lend money to the issuer and in exchange the issuer promise to repay the loan amount on a specified maturity date। जो इन्वेस्टर है वो पैसा देगा, उसके बदले में वो उनको इंटरेस्ट देगा और एक टाइम के बाद में वापस लोन चुका देगा। The issuer usually pays the bondholder periodic interest payment over the life of the loan। जब तक लोन चलेगा तब तक पीरियोडिक पेमेंट करता रहेगा। हर एक एक साल में, या फिर हर 6-6 महीने में, या फिर हर 3-3 महीने में लो इंटरेस्ट का पेमेंट करता रहेगा वो। द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलो। अब देखो, बॉन्ड्स के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड। क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। ये कूपन वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट। कूपन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। अभी अभी पढ़ो क्या हो गया? जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। मतलब कि ये इस टाइप के बॉन्ड्स है जहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यदि इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो कोई भी पर्सन उसको लोन क्यों देगा? उसका रीजन समझो जरा करके देखो। लेट्स से कि एक अपना बॉन्ड या फिर डिबेंचर बोल लो, उसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। मतलब कि उसका प्राइस कितना है? 100 रुपए करके, राइट। बट हमने कितने पे सेल किया उसको? हमने लेट से उसको सेल किया 70 रुपीज पे सेल किया। कितने पे सेल किया हमने? 70 रुपीज के लिए सेल किया। और ये बॉन्ड कितने ईयर के लिए? 5 ईयर बॉन्ड है, मतलब 5 साल का लोन है। 5 साल का लोन ले रहे हैं बॉन्ड इशू करके। एक उसका प्राइस कितना है? 100 रुपया उसका प्राइस है। बट हम उसको बेच कितने पे रहे? 70 रुपये। इसका क्या मतलब है? जो इन्वेस्टर होएगा वो कंपनी को कितना पैसा देगा? 70 रुपए देगा, राइट। बट उसका प्राइस कितना था? 100 रुपया था। एंड पांच, अभी देखो इंटरेस्ट तो कोई देगा नहीं क्योंकि इट इज जीरो कूपन बॉन्ड करके इंटरेस्ट तो कोई मिलेगा नहीं। अब 5 साल बाद में जब उसको पैसा वापस चुकाया जाएगा तो कितना पैसा वापस चुकाएगा? 70 रुपए या फिर 100 रुपए? तुमने राइट गैस किया होगा, आई बिलीव। 100 रुपए वापस चुकाया जाएगा। कितना रुपए वापस चुकाएगा? 100 रुपए वापस चुकाएगा। जब कंपनी ने इनिशियली बॉन्ड बेचा था तो कितना रुपए कंपनी को मिला था? 70 रुपए मिला था। अब कंपनी 5 साल बाद जब वापस लोन चुकाएगी, कितना रुपए चुका रही है? 100 रुपए चुका रही है। तो इन्वेस्टर को कितने का बेनिफिट हो गया? 30 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता ना कुछ तो बेनिफिट उसको चाहिए। तो यहाँ पे ये उसको बेनिफिट होता है। जो डिस्काउंट अमाउंट रहेगा, जो 100 रुपए का शेयर हमने 70 रुपए में बेचा, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अमाउंट ही क्या रहेगा? उसका प्रॉफिट रहेगा इन्वेस्टर का। आई होप तुमको समझा होगा। जीरो कूपन बॉन्ड या फिर जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट। यहाँ पे क्या डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे? 100 रुपए की चीज हमने 70 रुपए में बेची थी। एंड रीपेड एट फेस वैल्यू। जब लोन चुकाएंगे तो किस पे चुकाएंगे? फेस वैल्यू पे चुकाएंगे। जो फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपए। तो लोन चुकाएंगे तो कितने पे? 100 रुपए चुकाया, तो डिफरेंस क्या हो गया? उसका इनकम हो गया। नो पीरियडिक इंटरेस्ट इज पेड। यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करते, हर साल कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द इश्यू प्राइस जो कि 70 रुपए था एंड रिडम्पशन प्राइस जो कि 100 रुपए था। रिडम्पशन प्राइस जिसपे हम वापस पैसा चुकाते हैं, रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द होल्डर। वो उसका क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, वो उसका बेनिफिट हो जाएगा। द बायर ऑफ दिस बॉन्ड रिसीव ओनली वन पेमेंट। इनको सिर्फ एक ही पेमेंट मिलता है। वो कब मिलता है? मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड पे। जब लोन का टाइम खत्म होता है तभी उसको एक पेमेंट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा ना, तो एक ही पेमेंट मिलेगा लोन का रीपेमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड। अगेन देखो, कन्वर्टेबल वर्ड का मैंने तुमको मतलब क्या बताया? जब भी कन्वर्टेबल वर्ड आए हमेशा माइंड में सोचना ये आगे चल के कन्वर्ट हो गया किसमें? इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ पे भी ये चीज है। अब बॉन्ड गिव्स द इन्वेस्टर एन ऑप्शन, ऑप्शन देता है टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन प्राइस। यहाँ पे किस टाइप के बॉन्ड्स है? जहां पे हम सामने वाले को, इन्वेस्टर को ऑप्शन देते हैं
कि फ्यूचर में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर्स में एट अ फिक्स प्राइस। जिसका क्या मतलब है कि तुम्हारे हाथ में ऑप्शन है। तुमको यदि लगता है कि यदि बॉन्ड्स को मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराऊंगा और ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो कन्वर्ट करा लेना। तुमको लगता है कि यदि इक्विटी शेयर में इसको कन्वर्ट करूंगा और ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं करके तो कन्वर्ट मत कराना। सिंपल सी बात है अगर करें तो यहाँ पे इसको ऑप्शन दिया जाता है कि सामने वाले इन्वेस्टर को, तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन दिया जाएगा और कन्वर्ट किस में होगा, इक्विटी शेयर में, यदि वो ऑप्शन चूज करता है तो। नेक्स्ट ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल सबसे पहले तो देखो क्या होता है, जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना उसी का ही एक टाइप है, राइट। ट्रेजरी बिल के अंदर स्पेशल चीज क्या है, पहला तो इसको हमेशा कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट इशू करेगा। दूसरा ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पहला गवर्नमेंट इशू करेगा, दूसरा ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड बिकॉज मैंने कहा ये जीरो कूपन बॉन्ड की तरह ही काम करता है तो तुम समझ चुके होंगे इसके अंदर भी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सामने वाला पर्सन कैसे कमाएगा पैसा, इसको भी डिस्काउंट पे इशू करता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेट्स से कि अपना 6 मंथ का ट्रेजरी बिल है, 6 मंथ का ट्रेजरी बिल है, मतलब 6 मंथ के लिए लोन लिया करके, राइट। और यहाँ पे एक बिल का प्राइस कितना है, लेट्स से 100 रुपया करके, इसको हम कितने पे इशू कर रहे हैं, 96 रुपए पे इशू कर रहे हैं। तो जो 4 रुपए होएगा वो उसका सामने वाले का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे वो इंटरेस्ट देंगे क्या, नहीं देंगे। Done? तो यहाँ पे क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक का ही यहाँ पे लोन का टाइम पीरियड होगा। जनरली 31 डेज मतलब 30 डेज मतलब 1 महीना, या फिर 91 डेज 3 महीना, या फिर 182 डेज मतलब 6 महीना, या फिर 364 डेज यानी 1 साल। इस तरीके से ये काउंट करते हैं, राइट। मैं गलत नहीं बोला, 364 ही जनरल लेता है, 365 ये काउंट नहीं करते। बट तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, लोन का टाइम ड्यूरेशन रहता है। बेरर डिस्काउंट सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे इसको भी डिस्काउंट पे इशू करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, एंड इशूड बाय गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है, राइट। मींस फॉर फाइनेंसिंग द कैश रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेजरी बिल इशू करके वो पैसे ले सकते हैं। तो आई होप तुमको ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट समझ आएंगे, काफी डिटेल के अंदर हमने इनको डिस्कस किया करके। बट स्टिल तुमको यदि कोई डाउट हो तो तुम कमेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, राइट। आगे चले इसके अंदर। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज इन पर्टिकुलर, तुमको इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना है, मतलब कि तुमको शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए, राइट। तुम गोल्ड भी खरीद सकते हो, तुम सिल्वर भी खरीद सकते हो, तुम प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, तुम बैंक के अंदर एफडी भी बना सकते हो। ये सारी चीजें छोड़ के तुमको शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तुमको शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, तुमको कंपनीज की ओनरशिप क्यों खरीदनी चाहिए। सिंपल सा रीजन है करके, यदि किसी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो वो इसी तरीके से इन्वेस्ट करके यदि उसको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है तो ये वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है इन शेयर्स में इन्वेस्ट करके। यदि आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो वो सिर्फ एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है, दैट इज एन इक्विटी शेयर्स के अंदर। यदि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप यदि अच्छी कंपनी के शेयर्स में अभी आपने इन्वेस्ट किए तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये रीजन होता है कि लोग इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर या फिर एफडी वगैरह के अंदर, राइट। इनका एफडी का, गोल्ड का, सिल्वर का यदि तुम बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर तुम देखोगे कितना रिटर्न दिया तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देते करते, राइट। तुम अभी रिसेंटली देखोगे, कोई बोल सकता है कि यार अभी गोल्ड ने सिल्वर ने इतना अच्छा रिटर्न दिया तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देते। तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म के अंदर देखो इन्होंने हालांकि अच्छा रिटर्न दिया, बट सेकंड चीज ये वापस इनकी प्राइस बहुत ज्यादा गिर भी गई है करके। एंड दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड लेते हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह का टाइम पीरियड में तुम देखते हो तो गोल्ड और सिल्वर ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। बट शेयर्स के केस में यदि तुमने अच्छी कंपनी को चूज किया है तो यहाँ पे हो सकता है तुमको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, राइट। जैसे तुमको बताता हूँ मैं करके, ये क्या है अपना निफ्टी 50, ये इंडेक्स है। ये क्या है बेसिकली टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर क्या है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना है जिसमें क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है, राइट। इन टॉप 50 कंपनीज को तुम देखोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, तो वो देखते हैं इन 50 कंपनी ने एक लॉन्ग टाइम के अंदर कैसे परफॉर्म किया। पहले देखते हैं एक महीने में तुम देखोगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ 0.84% रिटर्न दिया। एक साल में तुम देखोगे तो इन्होंने सिर्फ अगेन कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। बट 5 साल का टाइम पीरियड लूंगा तो देखो कितना, 50% रिटर्न दिया। 5 साल में क्या हो गया, ये 50% बढ़ गए। एंड अभी मैक्सिमम वाला सेलेक्ट करता हूँ, मतलब कि ये देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 जनवरी 1999, वहां से लेके अब तक का तुम देखोगे 1999 से लेके अब तक का, तो ये 26 27 28 साल, हाँ मतलब जो भी है 26 27 साल है, राइट। उनके अंदर देखो इन्होंने कितना रिटर्न दिया, 2665% रिटर्न दिया। कितना, 2665% रिटर्न दिया।
मतलब कि कितना है, बेसिकली 26 गुना इन्होंने रिटर्न दिया। यदि तुम इस डेट पे 1 जनवरी 1999 पे 1 लाख रुपए यदि इन 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते, ठीक है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपए, तो आज वो तुम्हारा पैसा कितना होता, 26 लाख रुपए होता। 26 साल में कितना पैसा, 26 गुना। समझ रहे हो कितना अच्छा रिटर्न दिया, 26 साल में 26 गुना पैसा हो गया। दिस इज अ फिनोमिनल रिटर्न, दिस इज अ ब्यूटीफुल रिटर्न करके, राइट। ये तो हुआ क्या, जब तुम पूरी 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो कुछ इंडिविजुअल कंपनीज का हम देखें क्या कि उन्होंने किस तरीके से रिटर्न दिया। लेट्स से पहले पॉपुलर कंपनीज को देखते हैं। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, उसका देखते हैं कि क्या रिटर्न दिया उसने करके। रिलायंस शेयर प्राइस देखो, रिलायंस का मैक्सिमम देखते हैं। कंपनी जब से लिस्ट हुई है, कब से लिस्ट हुई है, 2002 के अंदर लिस्ट हुई है, वहां से लेके आज तक का तुम रिटर्न देखोगे तो कितना रिलायंस ने रिटर्न दिया है, 4883%, मतलब 48 टाइम्स रिटर्न दिया। कितना, 48 टाइम्स। मतलब तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उसके स्टार्टिंग में, तो आज कितना होता तुम्हारा, 48 लाख रुपीज का, 48 लाख रुपए वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। कुछ और कंपनीज का देखिए, रिलायंस से भी कुछ कंपनीज है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी मैं लेता हूँ तुम्हारा कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक शेयर प्राइस। अभी इसको देखना है, राइट, इसका मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया। यहाँ पे देखो कितना हाई रिटर्न है करके, राइट, 82,000 रिटर्न दिया स्टार्टिंग से लेके अब तक में। कभी ये कंपनी वाला 2001 के अंदर ये कंपनी आई थी करके, लिस्ट हुई थी करके, राइट, वहां से लेके अब तक इसने कितना रिटर्न दिया, 82,000%। मतलब कि 822 टाइम्स। मतलब क्या, 822 टाइम्स। यदि तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, यदि तुमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज पैसा कितना होता, 8 करोड़ 22 लाख रुपए। 8 करोड़ 22 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कितना हो गया, 8 करोड़ 22 लाख रुपए हो गया, राइट। इतना ज्यादा रिटर्न इसने दिया, राइट। एक दो और कंपनीज देख लेते ताकि तुमको समझेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। एचडीएफसी का देख लेते, एचडीएफसी बैंक, उसका हम देखे तो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 226,000%। मतलब कितना, 264 टाइम्स। तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो कितना होता, 2 करोड़ 64 लाख रुपए आज के टाइम पे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता। आई होप तुमको समझा होगा कि यदि तुम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उसको लॉन्ग टाइम तक उस कंपनी को, शेयर्स को पकड़ के रखते हो, तो तुमको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और ऐसा पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करके। गोल्ड सिल्वर, तुम एफडी या फिर रियल एस्टेट, किसी को भी उठा के देख लो, इतना ज्यादा रिटर्न तुमको कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी इतना रिटर्न नहीं दे सकता। बट एक चीज हमेशा याद रखना, कंडीशन क्या है, तुमको अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करना आना चाहिए। यदि तुम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो तुम्हारा पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है, राइट। जैसे कुछ थोड़े नेगेटिव एग्जांपल भी लेना जरूरी है, नहीं तो तुम क्या है ना, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे। लेट्स से पेटीएम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। पेटीएम शेयर प्राइस देखो, देखो पेटीएम कंपनी आई है कब से, 2021 के अंदर आई थी। कभी 2021 में आई थी, तो उसको आज से 5 साल हो गए करके, आए हुए करके। 5 साल के अंदर उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नेगेटिव में रिटर्न दिया। यदि तुम उस कंपनी के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते, कितना, 1560 रुपए उसका प्राइस था, और आज उसका प्राइस हो गया 1445 रुपए। इतना मतलब वो गिर चुकी है कंपनी। तो 5 साल में उसने तुमको कोई रिटर्न नहीं दिया, उल्टा नुकसान किया करके। यदि उसमें तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, तो आज तुम्हारा ये 7.42% पैसा गिर जाता। मतलब करीब करीब तुम्हारा वो 1 लाख रुपए कितना हो जाता आज के टाइम पे, 93,000 रुपीज के आसपास रहता। 1 लाख रुपए 93,000 रुपीज होता 5 साल के बाद में। समझ गए ना तुमको भी? ऐसे भी होते। एक और तुमको एक भयंकर ही केस बताता हूँ, राइट। रिलायंस पावर शेयर प्राइस, ये देखो, ये रिलायंस पावर करके, ये रिलायंस वो मेन वाली रिलायंस नहीं है, रिलायंस पावर करके एक कंपनी थी, उसकी शेयर प्राइस देखो तुम। ये कंपनी का लिस्ट हुई थी 2008 के अंदर। कभी आई थी कंपनी, 2008 के अंदर इसका शेयर आया था करके, मार्केट में लिस्ट हुआ था। उस टाइम पे इसका प्राइस था 240 रुपए। आज इसका प्राइस कितना है, 24 रुपए इसका प्राइस है। आज इसका प्राइस कितना, 24 रुपए प्राइस है। मतलब कि 2008 से लेके आज तक तुम देख लो कितने सारे साल हो गए, 12 8 6 18 साल हो गए। 18 साल में इसने कोई रिटर्न दिया नहीं दिया, रिटर्न तो नहीं दिया है, पैसे अलग से डुबाए करके, राइट। यदि उस टाइम पे तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते और इतने टाइम तुम होल्ड करके रखते, तो आज तुम्हारा 90% पैसा चला जाता। वो 1 लाख रुपए आज कितना होता, 10,000 रुपए बचता करके, राइट। तो इतना ज्यादा इन्होंने नुकसान किया इस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो पॉइंट तुम समझे, अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टाइम तक तुम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हो, तो तुमको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, राइट। और तुम ऐसे आलतू फालतू कुछ भी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, तो वहां पे तुमको नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा बहुत ज्यादा स्टडी करो किस कंपनी में तुमको इन्वेस्ट करना है।
एनालाइज करो उस कंपनी को, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। इसके लिए बोलते हैं कोई टिप बेसिस पे या फिर कोई किसी ने रेंडमली तुमको बोल दिया और तुम इन्वेस्ट करते हो, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। खुद से एनालाइज करो, उसके बाद में इन्वेस्ट करो। अच्छी कंपनी सेलेक्ट किया तो यू विल गेट रियली रियली गुड रिटर्न, करेक्ट। मेरा पर्सनल केस में मैंने 2022 के अंदर जोमेटो में इन्वेस्ट किया था, करेक्ट। उस टाइम पे उसका शेयर का प्राइस 50 रुपए था। 2 साल के अंदर वो 50 रुपए 250 रुपए हो गया था। तो मेरा कितना हो गया वहां पे पैसा, 5 गुना पैसा हो गया, राइट। तो इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है यदि तुम अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करते हो। अंडरस्टूड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। हाँ, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। When you buy a share of a company, you become a shareholder in that company. तुम शेयर खरीदते हो तो ऑफ कोर्स तुम क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या है, जिसके पास शेयर्स रखे हुए हैं, जिसने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। शेयर्स आर नोन एज इक्विटी, शेयर्स को इक्विटीज बोलते हैं। इक्विटीज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। पोटेंशियल है, जरूरी नहीं है कि इंक्रीज करे। खराब कंपनी चुन ली तो पैसा गिर भी सकता है, अच्छी कंपनी चुन ली तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। रिसर्च स्टडीज have proved that the equity returns have outperformed the return of most other form of investment in long term. Important क्या है, long term। long term के अंदर तुम कोई भी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लो, उससे इक्विटीज ने अच्छा ही परफॉर्म करके दिया है, उससे अच्छा ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। इन्वेस्टर बाय शेयर्स और इक्विटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड्स बिकॉज जनरली हम शेयर्स खरीदते हैं या फिर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज के अंदर। क्यों इन्वेस्ट करते हैं उसका कुछ रीजन देखो। इक्विटीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिवॉर्डिंग, इसको माना जाता है कि मोस्ट रिवॉर्डिंग मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है करके, व्हेन कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इफ हेल्ड ओवर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक होल्ड करोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू अदर एसेट, वही चीज है। आगे ये कुछ डेटा भी दे रहे हैं, देखो। Research studies have proved that the investment in some shares with the longer tenure of investment have yielded superior return than any other investment। सेम ही चीज रिपीट कर रहा है। अब देखो ये एक्चुअल डेटा देके बता रहा है, बट बहुत पुराना डेटा दिया। मैंने तुमको भी डेटा बताया था, लेटेस्ट डेटा बताया था। On November 9, 1999, the Nifty closed at 1364 रुपए। उस टाइम पे निफ्टी का प्राइस कितना था, 1364 रुपए बता, ठीक है। और फिर February 18, 2016, उस टाइम पे निफ्टी का प्राइस कितना था, 7191 पॉइंट्स था, राइट। तो बेसिकली टोटल कितना, 16 साल के अंदर 421% इंक्रीज देखने को मिला। बट मैंने तुमको निफ्टी का लेटेस्ट डेटा बताया था, ये वाला निफ्टी 50, जहां पे तुमने देखा होगा निफ्टी 50। तुम्हारी बुक क्या थोड़ा पुराना है, बट हमने देखो लेटेस्ट डेटा दिखाया था, उसके अंदर हमने कितना देखा, 2665% का जंप देखा, ठीक है। मतलब या फिर 26 गुना का जंप देखा, राइट। पर तुम्हारा बुक थोड़ा पुराना डेटा ले रहा था, यहाँ पे थोड़ा रिटर्न भी कम। देन हाँ, however this does not mean all, ये तुमको याद करने की जरूरत है क्या, ऑफ कोर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए दे रखा है। However, this does not mean all equity investment would guarantee similar high return। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स तुमको क्या हाई रिटर्न देंगे। हमने एग्जांपल देखे थे पेटीएम का, रिलायंस पावर के शेयर का हमने एग्जांपल देखे थे, राइट। और भी ऐसे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। इक्विटीज आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, रिस्क भी होता है, गलत कंपनी चूज कर ले तो पैसा डूब भी सकता है। दो हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न। हाई रिस्क also indicate that the investor stands to lose some of or all of his investment if the price move unfavorably। रिस्क ज्यादा आता है तो जनरल रिटर्न भी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे वो भी चांसेस रहता है कि यदि तुम्हारा रिस्क तुम्हारे उल्टा पड़ गया करके, राइट, तो उस केस में तुम्हारा पैसा डूब भी सकता है, जीरो भी हो सकता है यदि कंपनी बंद हो गई तो। One needs to study the equity market and stock in which the investment are being made carefully before investing। तुम इन्वेस्ट करो उससे पहले प्रॉपर स्टडी करना, उसी के बाद में इन्वेस्ट करने का। फिर what has been the average return of equities in India, इंडिया के अंदर क्या एवरेज रिटर्न रहा करके, राइट। तो इफ यू टेक द निफ्टी इंडेक्स रिटर्न फॉर द पास्ट 16 इयर्स, तुम यदि रिटर्न लेते हो, वो भी टाइम दे रहेगा तो उसी का, इंडियन stock market has returned over 16% to the investor on an average in terms of increase in share price और capital appreciation। जो शेयर प्राइस बढ़ा है करके वो ऑन एन एवरेज हर साल कितने से बढ़ा है, 26% बढ़ा है। हर साल ऑन एन एवरेज कितने से बढ़ा है, 26% बढ़ा है, राइट। Beside that, on average, stock has have paid 1.5% dividend annually। और ये तो क्या हुआ कि तुम्हारा शेयर प्राइस बढ़ा, प्लस तुमको डिविडेंड भी तो मिलता है। डिविडेंड मिलने का मतलब क्या, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, वो तुम्हारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो 1.5% का तुमको डिविडेंड भी यहाँ पे मिला है करके, ये 26% तो मिला है, प्लस 1.5% डिविडेंड भी मिला है, राइट। Dividend is a percentage of face value of the share that the company return to its shareholder from its annual profit। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा, एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज है, चाहिए तो लिख के रखना। एक होता है क्या, डिविडेंड परसेंटेज। एक मैंने क्या बोला, डिविडेंड परसेंटेज, और दूसरा मैंने बोला डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड,
दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिविडेंड परसेंटेज कैसे निकलता है, जो कंपनी का फेस वैल्यू रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ये किस पे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। डिविडेंड यील्ड किस पे कैलकुलेट होता है, कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेट्स से कि यदि मैं बोलता हूँ कि डिविडेंड उसका फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए एंड मार्केट प्राइस मान लो कितना है, 100 रुपीज है, राइट। एंड यहाँ पे हमने डिविडेंड कितना दिया, एक्चुअल डिविडेंड मान लो, एक्चुअल डिविडेंड मान लो कि हमने दिया 5 रुपए का, एक्चुअल डिविडेंड हमने कितना दिया 5 रुपए का। तो जब मैं बोलूंगा डिविडेंड परसेंटेज कितना है, तो वो इस केस में कितना रहेगा, 50% रहेगा। कितना रहेगा, 50% रहेगा, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करते तो कितना आता है, 50%। 5 रुपया ऑफ 10 रुपीज कितना था, 50%। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 50%। बट डिविडेंड यील्ड कितना आएगा, डिविडेंड यील्ड वुड ओनली बी 5%। डिविडेंड यील्ड कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना क्या बोल रहा है, डिविडेंड परसेंटेज बोल रहा है फिर डिविडेंड यील्ड बोल रहा है। मार्केट में जनरली हम जो फॉलो करते हैं, हम जो कंसीडर करते हैं, दैट इज डिविडेंड यील्ड। तुमको जो चेक करना होता है कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, तुमको डिविडेंड यील्ड चेक करना होता है, बिकॉज फेस वैल्यू कंपनी का बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। कुछ कुछ कंपनीज में 1 रुपया फेस वैल्यू होता है। तो यदि वहां पे मान लो कि फेस वैल्यू कितना 1 रुपया और कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया, 2 रुपया दिया करके, तो कंपनी कैसे बोलेगी, हमने 200% डिविडेंड दिया, कितना 200% डिविडेंड, बट दिया कितना, सिर्फ 2 रुपए पर शेयर, ठीक है। बट इसके इसके लिए डिविडेंड ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे, डिविडेंड यील्ड देखने का। तो यहाँ पे भी तुम्हारा बुक क्या बोल रहा है, डिविडेंड का बोल रहा है, जो कि फेस वैल्यू पे मिलता है। ये देखो, ये फेस वैल्यू के ऊपर इसको कैलकुलेट मिलता है, डिविडेंड इज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। बट तुमको जनरली कंसीडर करना होता है डिविडेंड यील्ड। डन ना, और कुछ है क्या। कंपेयर टू द मोस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, वही चीज बार 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 रिपीट कर रहा है। डन, ओके। सी आई थिंक आज की क्लास के लिए इतने ही लेते हैं करके। बाकी एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इस क्लास को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, तो आज की क्लास में इतने ही लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।